नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। करनाल का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। लोकसभा सीट के लिए जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल रणभूमि में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उनके सामने कांग्रेस ने युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दांव खेला है। एक तरफ सियासत के अनुभवी खिलाड़ी मनोहर लाल, तो वहीं दूसरी तरफ युवा छात्र राजनीति का अनुभव। खास बात यह है कि करनाल लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पंजाबी कार्ड खेला है। तो वहीं दूसरी ओर करनाल लोकसभा क्षेत्र में आने वाले करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां से बीजेपी की ओर से सीएम नायब सैनी ताल ठोक रहे हैं। सैनी के सामने कांग्रेस से त्रिलोचन सिंह हैं, जिन्हें पार्टी ने बिना टिकट की घोषणा किए नामांकन भरवा दिया। ऐसे में दानवीर कर्ण की धरा करनाल का कर्णधार कौन बनेगा, यह सवाल बेहद अहम है। तो करनाल में दावा ठोके जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। उन दावों में कितनी दम है, कितनी जनता उन पर भरोसा करती है। और करनाल को दानवीर कर्ण की भूमि कहा जाता है, राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। कई उतार चढ़ाव इस करनाल में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिले हैं। चाहे पूर्व सीएम भजन लाल की बात कर लें या फिर बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की, यह करनाल की वही भूमि है जिसने जीत के लिए तरसा दिया था इन दिग्गज नेताओं को। अब सवाल यह है कि लोकसभा सीट के साथ साथ करनाल विधानसभा के उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, यह अहम सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। मैं सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर है डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर है देवेंद्र कथुरिया, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नामांकन के आखिरी दिन 6 मई को करनाल में पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। करनाल की अग्रवाल धर्मशाला और सामने बनी श्री राम लीला सभा से रोड शो की शक्ल में निकले दोनों नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ थी। पूर्व सीएम मनोहर लाल ट्रैक्टर चलाते हुए यूं निकले। मित्रों, जैसा आज हमको पता है कि नामांकन का ये आखिरी दिन 6 तारीख, और हरियाणा के हमारे आज सभी नामांकन पूर्ण हुए हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं। एक फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रदेश में 10 लोकसभा के लिए और करनाल उपचुनाव के लिए कुल 11 नामांकन जमा करा दिए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी शराफत और विनम्रता के साथ वोट की अपील करते नजर आए। सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। गौरतलब है कि करनाल लोकसभा सीट के लिए अब 4 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और एनसीपी इनेलो प्रत्याशी, पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के मनोहर लाल और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा में है। करनाल लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल के पीछे जहां मजबूत संगठन, योजना और प्रबंधन है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा अभी चुनाव प्रचार, ठोस प्लानिंग, रणनीति और संपर्कों संसाधनों में पिछड़े हुए लग रहे हैं। उनके पास करनाल लोकसभा में कांग्रेस के नेता तो हैं, पर उनकी ताकत अभी बिखरी हुई लग रही है। मनोहर लाल की उम्र से आधी उम्र के दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए चुनाव जीतना पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा है। फिर भी उनमें हिम्मत तो दिख ही रही है। चुनाव की तस्वीर अगले 10 दिनों में झलक देने लगेगी। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। सहयोगी विकास महिला के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, करनाल।
तो करनाल सीट का मुकाबला बेहद अहम होता जा रहा है। देवेंद्र जहां दावा लोकसभा सीट पर मनोहर लाल ने ठोका है बीजेपी की तरफ से एक बड़ा अनुभव, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दांव खेल दिया है। कांग्रेस की रणनीति और बीजेपी के दावे क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, 9.5 साल के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। हरियाणा में पिछले 20-25 साल की सरकारें देखें तो कई सरकारें बीजेपी के साथ गठबंधन में बनी। चौधरी बंसी लाल की, चौधरी देवी लाल की, ओम प्रकाश चौटाला की, भजन लाल या इनके साथ समझौता होते होते रह गया था कुलदीप बिश्नोई के साथ। लेकिन पिछले 20-25 साल की जो सरकारें बनी है बीजेपी उसमें शरीक रही है। लेकिन मनोहर लाल एक बड़ा चेहरा है। आप देखिए, जब बीजेपी गठबंधन सरकारें थी उस वक्त भी मनोहर लाल की बड़ी भूमिका रहती थी। संगठन के चूंकि मंत्री माने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1996 में जब बंसीलाल की सरकार थी तो प्रदेश के प्रभारी थे और मनोहर लाल संगठन मंत्री थे। तो मनोहर लाल की गठबंधन सरकारों में या अब जब इंडिपेंडेंट तौर पर सरकार बीजेपी की बनी है, और पहली दफा जब सरकार बनी तो मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने, 2 बार बन चुके, 9.5 साल हो गए। संगठन का भी उनको अनुभव है। तो उनके सामने अब कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा गया है। शायद कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था, तो दिव्यांशु बुद्धिराजा, चूंकि पंजाबी को किसी को सीट देनी थी, कोई बड़ा चेहरा सूझ नहीं रहा था और एक दाव खेला गया एनएसयूआई की छात्र राजनीति से जो निकले हैं, और दूसरा प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आज भी। मतलब एक नया चेहरा है। आधी उम्र है मनोहर लाल के मुकाबले, अनुभव भी कम है। जोश तो है लेकिन मेरे को लगता है होश में थोड़ा कमी है। होश मनोहर लाल में पूरा है। परिस्थितियां मनोहर लाल के बीजेपी के पक्ष में है क्योंकि संगठन ने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है। पूरी फुल प्रूफ तैयारी है। एग्जीक्यूशन बढ़िया है, मॉनिटरिंग बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, फिर एक्सपीरियंस है। उनके पीछे बड़ा एक मजबूत संगठन खड़ा है जो हर काम सलीके से और तरीके से कर रहा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा चूंकि अभी जवान है, ऊर्जा है उनमें, फायर ब्रांड नेता मैं मान सकता हूं, लेकिन उनकी शुरुआत है, अनुभव कम है। और कांग्रेस जिस तरीके से करनाल में, पानीपत में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, मेरे को लगता है कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, मोर्चाबंदी करने में अभी अभाव नजर आ रहा है। इसी वजह से मुकाबले में रहने के बावजूद मेरे को लगता है मनोहर लाल अभी भी 21 बने हुए हैं, बीजेपी अभी भी 21 है। कांग्रेस के साथ फायदा ये है कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, और अब तो करनाल में 2-2 चुनाव है, बाकी जगह लोकसभा का चुनाव है, करनाल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव भी है। मैं करनाल काफी दिनों से घूम रहा हूं, लोगों से बात हो रही है, लोगों में रिएक्शन तो है, रिजेंटमेंट भी है, रिएक्शन भी है सरकार को लेके, नेताओं को लेके। उसके बावजूद अपने मजबूत कारणों की वजह से, मजबूत संगठन की वजह से, तैयारी की वजह से अभी भी बीजेपी एज लिए हुए है। हालांकि चुनाव आगे चलकर, जैसा हमने रिपोर्ट में दर्शकों को दिखाया है, अगले 1 हफ्ते में मेरे को लगता है थोड़ी सी झलक नजर आने लगेगी चुनाव किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल महेश, दावेदारी कांग्रेस की तरफ से ठोकी गई है, दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतार दिया गया लोकसभा सीट के लिए। उधर जिस तरीके से देवेंद्र ने भी बताया, 9.5 साल का अनुभव और सामने युवा चेहरा। जब दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने उतारा तो सवाल कई खड़े होने लगे। सवाल यह भी खड़ा होने लगा कि क्लीन स्वीप बीजेपी को कहीं ना कहीं दे दिया है। इन तमाम सवालों पर किस तरीके की गहमा गहमी का माहौल है? और दावेदारी अगर दिव्यांशु बुद्धिराजा की अभी तैयारियां भी नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल 2 सभाएं भी कर चुकी हैं, लोगों से रूबरू भी हो चुके हैं, बड़ी रैलियां भी कर चुके हैं, और दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस की तैयारियां भी नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, अगर आप कद को तोलने की कोशिश करेंगे तो 2 बार के मुख्यमंत्री के साथ दिव्यांशु बुद्धिराजा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी आला कमान भी ये जानती थी कि 2 बार के मुख्यमंत्री, करीब 9-9.5 साल के मुख्यमंत्री के साथ एक एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट का मुकाबला आखिर कैसे हो सकता है। मुकाबला मैनेजमेंट को लेकर नहीं किया जा सकता, मुकाबला आर्थिक संसाधनों को लेकर नहीं किया जा सकता, मुकाबला संसाधनों और सहयोग को लेकर नहीं किया जा सकता। 2 बार का मुख्यमंत्री, जाहिर है जनता का सहयोग उनके साथ रहेगा, कुछ लोगों के काम किए होंगे, लेकिन उसके साथ ही कुछ खामियां भी यहाँ पर 2 बार के मुख्यमंत्री के साथ सामने आ जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, किसानों की नाराजगी का मैं जिक्र कर रहा हूं। यहाँ पर यह भी सही बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा मजबूत चेहरा नहीं था। मैं जिताऊ शब्द का इस्तेमाल करूं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। जिताऊ चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। ऐसे में एक नया एक्सपेरिमेंट यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। अगर किसी भी दूसरे चेहरे को उतारा जाता,
किसी भी बड़े पुराने नेता को अगर उतारा जाता तो मुझे लगता है कि ये करनाल सीट शायद डिस्कशन में भी नहीं आती। करनाल सीट को एक तरफा जो है मनोहर लाल के खाते में डाल दिया जाता। लेकिन यहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा कम से कम इतना जरूर कर पाए हैं कि नॉमिनेशन भरने के साथ ही जैसे ही उनके टिकट का ऐलान होता है करनाल सीट जो है चर्चा में आ जाती है। यहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिव्यांशु बुद्धि राजा के साथ है। एक, यूथ कनेक्ट, अगर यूथ को कनेक्ट दिव्यांशु बुद्धि राजा कर जाते हैं तो फिर जाहिर है कि एक अच्छा वोट बैंक यहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा के खाते में आता है। दूसरा, गैर जाट वोट बैंक, जो कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर वोटर जो है गैर जाट है तो सीधे भारतीय जनता पार्टी उसे अपने खाते में नोट करती है। अगर गैर जाट कैंडिडेट है और गैर जाट सीट है, कांग्रेस पार्टी का अपना खाता भी है, यूथ के साथ कनेक्ट करने वाला एक यूथ आइकॉन भी दिया गया है, तो जाहिर है फिर डिस्कशन तो होगा, जाहिर है फिर मुकाबले की बात तो होगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी इतना जरूर पहले ही दिन कर पाई है कि करनाल सीट पर यहां पर मुकाबले का जिक्र तो होने लगा। लेकिन अगर यूथ आइकॉन यूथ को कनेक्ट करने में कामयाब हुआ, सरकार के खिलाफ जो नाराजगी किसानों की है वो कांग्रेस पार्टी अगर उसे अपने साथ यानी दिव्यांशु अपने साथ कनेक्ट करने में कामयाब हुए, अगर गैर जाट वोट बैंक जो कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने खाते में नोट किए हुए है वो अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा की तरफ भी डाइवर्ट हुआ तो फिर यहां पर अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहां पर मुकाबले का जिक्र आप और हम एक बार फिर से करेंगे। हो सकता है कि अगले 15 दिनों के बाद वो तस्वीर उभरती हुई नजर आए जब कम संसाधनों के साथ, कम सुविधाओं के साथ और कम मैनेजमेंट के साथ यहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा भी किसी तरह का मुकाबला दे पाने की स्थिति में हमें नजर आए। वीरेन जी, जो लोकसभा सीट की पहले हम बात करेंगे क्योंकि फिर करनाल में उपचुनाव भी है विधानसभा सीट पर। सवाल पहले लोकसभा सीट का ही है, वो ये सवाल है दावा ठोका गया है, समीकरण किस तरीके से बनते हुए देख रहे हैं की बात जब हम चर्चा कर रहे हैं जी, तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट कोई हरियाणा में मानी जाती है तो वो करनाल है जी। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। ये बात ठीक है कि 9 वर्ष के शासनकाल में सरकार के खिलाफ सरकार की जन विरोधी भावना होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपने चुनाव की रचना की है, देखिए 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां कांग्रेस के विधायक हैं। असम से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपना रोड शुरू किया, असम में काफी अच्छा प्रभाव रहा, फिर इसराना में किया और इसराना में देखिए वहां कृष्ण पवार राज्यसभा के सदस्य हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसराना के अंदर रोड शो काफी प्रभावी रहा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी काफी गदगद दिए। और अब जो है कल जो है समालखा में जो कांग्रेस के वहां से विधायक है अब वहां पर है रोड शो है, तो ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा प्रभाव मिल रहा है। हालांकि ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में छुटपुट विरोध तो होगा ही, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां काफी उत्साहवर्धक माहौल देखने को मिला है। शहरी क्षेत्रों में भी माहौल अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो मोदी के नाम पे है, मनोहर लाल जी के नाम पर वोट नहीं है, मोदी के नाम पर वोट है, तो इसलिए मनोहर लाल जी भी मोदी के सहारे हैं। और ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो व्यापक जनाधार है उसका उनको लाभ मिल रहा है। जितना मनोहर लाल जी का राजनीतिक अनुभव है उतनी दिव्यांशु बुद्धि राजा की आयु है, इस बात का भी उनको लाभ मिल रहा है। दिव्यांशु बुद्धि राजा अपनी कानूनी पचड़ों में पड़े हुए हैं, अभी पंचकुला से उनको जमानत मिली है क्योंकि भगोड़ा घोषित हुए थे, आज गुरुग्राम से उनको राहत मिली है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कांग्रेस का अभी चुनाव प्रचार जो है उतना उठ नहीं पाया प्रभावी ढंग से। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात, उपचुनाव की बात है, तो ये देखिए यहां मुकाबला हो सकता है। हालांकि देखिए वो पंजाबी जो है सीट मानी जाती है, तो लोचन सिंह कांग्रेस के पंजाबी चेहरे के रूप में पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और इसलिए नायब सैनी जो है उनको वो मनोहर लाल जी पर ही निर्भर है। नायब सैनी का यहाँ पर अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मनोहर लाल जी के सहारे हैं। आज हालांकि जो कार्यकर्ता नाराज थे, अशोक सुखिया जो कि जिन्होंने अपने मन की बात जो है सोशल मीडिया में की थी, कार्यकर्ताओं के एक जो सम्मानजनक जिनको स्थान नहीं मिल रहा उसकी चर्चा की थी, आज वो जब नामांकन दाखिल करने के समय नायब सैनी के साथ थे। और संजय भाटिया जो पहले यहाँ अब भी यहाँ के सांसद हैं, वो आज भी जो है कवरिंग कैंडिडेट के रूप में उनका नाम दाखिल हुआ है मनोहर लाल जी के साथ। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सांसद का तो विरोध है, लेकिन मोदी का विरोध नहीं है। लोग आज भी मोदी को सशक्त जो उनको एक आशा की भरी निगाहों से देखते हैं। तो इसलिए कुल मिला के ये देखने वाली बात है कि चाहे करनाल का विधानसभा का चुनाव चाहे संसदीय क्षेत्र का, यहाँ सारा जो करिश्मा है मोदी के सहारे पर ही निर्भर है। वीरेन जी, बेहद अहम सवाल यह है कि जो सीटों का खासकर टिकटों का जो बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने बड़ा सोच समझकर पंजाबी कार्ड खेला और करनाल के बारे में ये कहा जाता है कि पंजाबी वोटर्स की संख्या ज्यादा है और कई बार के सांसदों की बात की जाए तो पंजाबी समुदाय से उम्मीदवार यहां से सांसद चुने भी गए हैं। 2 लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, ये समीकरण भी बेहद अहम हो जाते हैं और पंजाबी वोटर्स अगर
दिव्यांशु बुद्धिराजा काटने में कितने सफल हो पाएंगे? क्या वो मनोहर लाल के वोटर्स में सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि युवा चेहरा जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस ने जो है पहली बार किसी पंजाबी चेहरे को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी एक बार अशोक अरोड़ा को यहां से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। देखिए, दिव्यांशु बुद्धिराजा अगर स्थानीय होते और यहां इस संसदीय क्षेत्र में पहले से काम कर रहे होते तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती, क्योंकि वो इस संसदीय क्षेत्र से परिचित नहीं है और यहाँ के मतदाता उनको अभी पूरी तरह से जानते भी नहीं है। तो ये मिला के, क्योंकि उनकी टिकट की घोषणा भी विलंब से हुई है। हालांकि देखिए, युवा चेहरे हैं, उनमें दमखम है, काफी भविष्य है उनका, लेकिन मनोहर लाल जैसे चेहरे के आगे उनको खड़ा करना और स्थानीय ना होते हुए, क्योंकि वो गोहाना से संबंध रखते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का मतदाता उनको किस रूप में स्वीकार करता है। देखिए, संघर्षशील छवि तो है, लेकिन यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के मतदाताओं से उनका उतना रूबरू नहीं है, उतना उनका संपर्क नहीं है। लेकिन थोड़े से समय के अंदर वो, देखिए एक बात और भी है, जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार है वो भूपेंद्र हुड्डा पर ही निर्भर है या दिव्यांशु बुद्धिराजा पर भी। कोई बाहर से कोई नेता आने वाले नहीं है। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में आपस में गुटबाजी है, वो आपस में भाषण देने पर भी उनमें विवाद पैदा हो जाता है। तो संगठन के वहां पर, क्योंकि है ही नहीं कांग्रेस का संगठन, ये जो है दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए सबसे बड़ी समस्या है और ये उनके लिए बाधा है। हालांकि देखिए, अपना व्यक्तिगत प्रभाव तो वो छोड़ेंगे, लेकिन संगठन की कमी का खमियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ेगा। देवेंद्र, करनाल सीट दिग्गजों की हार के लिए भी जानी जाती है। चाहे पूर्व सीएम की हम बात करें, भजनलाल की, दिग्गज बीजेपी नेत्री सुषमा स्वराज की, और जो आंकड़े बताते हैं 1999 में हार का मुंह भजनलाल को यहीं देखना पड़ा था, और 3 बार सुषमा स्वराज 1980, 84 और 1989 में भी हारी। तो कहीं ना कहीं चुनौती इस सीट पर पेश आ सकती है, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए तो पंजाबी कार्ड कभी काम कर जाता है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा 2014 में मोदी लहर के सहारे जो पंजाबी जो दांव था वो कहीं ना कहीं फलीभूत हुआ था। तो एक चुनौती जरूर बरकरार है इस सीट पर। देखिए सौरभ, करनाल के बारे में कहा जाता है बड़ों बड़ों को धूल चुटाई है। सुषमा स्वराज बहुत बड़ी नेता थी, केंद्रीय नेतृत्व में उनकी एक अहम जगह थी बीजेपी में। 3 बार चुनाव हारी वो। और चौधरी भजनलाल कभी कहा करते थे कि मैं राजनीति का पीएचडी हूं। जब चौधरी भजनलाल की तूती बोलती थी राजनीति में, उनको बहुत बड़ा, बहुत चालाक किस्म का, होशियार किस्म का नेता माना जाता था। मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े, तो एक बार तो जीते, लेकिन एक बार जब चुनाव हारे, उन्होंने ये नारा दिया था कि ये कहा था कि चौधरी भजनलाल तो राजनीति के पीएचडी हैं। तो लोगों को शायद ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी होगी, या जो लोग विरोधी थे तो उन्होंने उनके दम को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने वो चुनाव हार गए। और मेरे को याद है, हमने ही अपने दर्शकों को दिखाया था कुछ टाइम बाद, मॉडल टाउन करनाल में चौधरी भजनलाल की कोठी थी, उनको जाने क्या हुआ, उन्होंने अपनी कोठी बेच दी। नहीं तो नेताओं की अलग अलग शहरों में कोठियां, बंगले, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन भजनलाल को करनाल से इतना धक्का लगा, उन्होंने अपनी मॉडल टाउन की कोठी तक भेज दी। सौरभ, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी है करनाल की जब बात चली है। करनाल में देखिए एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है। 10 साल का नाराजगी, किसी वजह से किसी का काम हुआ नहीं हुआ, या कोई लोग चक्कर काटते रहे, उनको दिलासा दिया जाता है। लेकिन एक जो बीजेपी के करनाल के नेता हैं, वो सवाल करते हैं दबी जुबान में, पार्टी अनुशासनहीनता में नहीं, अलग से, जैसे वो अपना दुखड़ा जरूर होते हैं कि यहां जितने, अब पिछले देखिए अश्विनी चोपड़ा थे, वो सांसद बने बीजेपी के, वो दिल्ली से आए, टिकट मिली, चुनाव लड़के जीत के एक बार में। उसके बाद संजय भाटिया पानीपत से करनाल में जाके चुनाव लड़े। करनाल के बीजेपी नेता ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी बाहर से आए, रोहतक से 2 बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। अश्विनी चोपड़ा की बात है, संजय भाटिया की, वो लोगों को नाराजगी है कि हमने बीजेपी के लिए काम किया है, हमारे को कंसिडरेशन में क्यों नहीं लिया जा रहा। ये दबी जुबान में शिकायत करते हैं, उनकी पीड़ा भी है। आज भी वही सवाल है कई लोगों के बारे में कि मनोहर लाल बाहर से आए, 2 बार विधायक बने, मुख्यमंत्री रहे, संजय भाटिया पानीपत से आके चुनाव लड़े, करनाल से, अश्विनी चोपड़ा दिल्ली से। तो जो लोकल लीडर्स हैं उनको ये मौका क्यों नहीं दिया, पार्टी उन पर भरोसा क्यों नहीं करती, ये पीड़ा भी है करनाल के बीजेपी नेताओं में। महेश, सवाल करनाल का है तो जाहिर सी बात है दावे भी बड़े बड़े ठोके जाएंगे। दिव्यांशु बुद्धिराजा को हमने बीते दिनों कहते सुना था कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए, जनता के सामने जो उन्होंने 9 साढ़े 9 साल में जो भी काम किया वो रिपोर्ट कार्ड रख दें, जनता खुद ब खुद फैसला कर देगी। उधर भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, साथ ही विधानसभा चुनाव भी जीतने वाली है। इन दावों में कितना दम नजर आ रहा है?
देखिए, मैं इसे भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये कहने की कोशिश करें कि जो विरोधी शोर आपको नजर आ रहा है, दरअसल वो एक खास जाति के लोग कर रहे हैं। ज्यादातर जो है जाट जाति के लोगों पर ये जो आरोप है लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष जो है बहुत ज्यादा वोकल है और इसी वजह से जो विरोध के सुर अलग अलग इलाकों में सुनाई दे रहे हैं, जो विरोध का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, वो एक जाति विशेष की वजह से नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर जाट वोट को सीधे अपने खाते में नोट करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो सिर्फ गैर जाट पूरा चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा नहीं है। बड़ा हिस्सा जो है अब भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र करूं तो यहां पर माहौल जरूर एंटी इनकमेंसी का फायदा, मोदी की वो स्वीकार्यता कम से कम हरियाणा प्रदेश के खासकर किसानी वाले इलाकों में देखने को नहीं मिल रही। और जो स्वीकार्यता यूथ आइकॉन पहले जो समझ पा रहे थे कि मोदी के नाम पर जो रोजगार की उम्मीद लगाए हुए थे, देश को आगे बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए थे, युवाओं में भी अच्छी खासी निराशा जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम अलग अलग वर्गों का मैं जिक्र करूं तो मोदी की स्वीकार्यता वो नहीं देखने को मिल रही जो साल 2019 के चुनाव में देखने को मिल रही थी। अब यकीनन यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में, चाहे वो किसानों के विरोध के रूप में, चाहे वो अलग अलग वर्गों के विरोध के रूप में, और सरकार से जो एंटी इनकमेंसी पैदा हुई 9.5 साल के मनोहर सरकार के जो कार्यकाल के बाद, जो गुस्सा लोगों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लिए इसे फर्टाइल मान रहे हैं, फायदे का सौदा मान रहे हैं। और जो मूल रूप से मैं हर रोज एक ही बात को दोहराता हूं कि मोदी को जिताने वाले एक तरफ होंगे और मोदी को हराने वाले एक तरफ होंगे। मोदी को हराने में अब इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी को किसी भी तरह का लोग सहयोग इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये वोट चला जाना, अगर जीते भी तो सीधे बीजेपी के पास जाएंगे। तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं वो एंटी बीजेपी वोट को हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कोई दूसरा कांग्रेस पार्टी का लीडर हो, और चाहे तमाम 10 सीटों पर उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन के, वो अपने लिए ज्यादा संभावनाएं देख पा रहे हैं, क्योंकि जनता का गुस्सा उन्हें लग रहा है कि ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वीरेन जी, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेला है बीजेपी की तरफ से, तो ये निश्चित था कि करनाल में मनोहर लाल को उतारा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो उपचुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा त्रिलोचन सिंह को उतार दिया गया, और ये त्रिलोचन वही हैं जो 2019 में मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अब ऐसे में फिर से भरोसा जताना नायब सैनी के खिलाफ, क्या वो विश्वास है कि पंजाबी वोटर्स त्रिलोचन के पक्ष में आ जाएंगे? पंजाबी बेल्ट है, ज्यादा वोटर्स की संख्या है, उसको कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में वो कर पाएंगे? ये दो दावे जो ठोके गए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत सोच समझकर ठोके गए हैं। देखिए, जो लोकसभा का पंजाबी चेहरा है, अगर वो देश वाली बेल्ट से ना होकर स्थानीय होता तो उसका प्रभाव कुछ और होता, वो चुनौती देने में सक्षम होता। जहां तक त्रिलोचन सिंह की बात है, देखिए वो करनाल के एक दूसरी पंक्ति के नेता हैं, और वो हालांकि देखिए वही त्रिलोचन सिंह है जो अपना काम होने पर, जो वहां जगमोहन आनंद है उनके साथ मुख्यमंत्री उस समय थे मनोहर लाल जी, उनको मिठाई देने गए थे, तो ये त्रिलोचन सिंह की वही भूमिका है। लेकिन अब वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में वहां के मतदाताओं को किस रूप में स्वीकार होंगे, किस तरह वो मालूम होगा कि वो नायब सैनी का मुकाबला कर सकते हैं, ये तो वहां के मतदाता ही जो है वो निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि हम जननायक जनता पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र कादियान है, उनको कितने मत मिलते हैं किसानों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कैसी छाप छोड़ते हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल समर्थित जो है वीरेंद्र बराठा पूर्व में भी चुनाव लड़ते रहे, उनको मतदाता किस रूप में लेते हैं, वो कितना जन समर्थन जुटा पाते हैं, ये भी निर्भर करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आज की स्थिति में यहां पर सुखद मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अभी उम्मीदवार हैं, उनका भी चुनाव प्रचार जो है उतना प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया। अगर वो ढंग से जितना समय बीतने के साथ ये चुनाव जोर पकड़ेगा, तब वास्तविक स्वरूप जो है, सही तस्वीर जो है तभी स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कौन बनेगा करनाल का कर्णधार, ये बेहद अहम सवाल है। एक तरफ लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस की ओर से मैदान में हैं, लोकसभा सीट के लिए दावेदारी ठोकी जा रही है। उधर उपचुनाव में नायब सैनी करनाल उपचुनाव में दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं त्रिलोचन सिंह को कांग्रेस ने उतार दिया है। समीकरण किस तरीके से बैठेंगे, जातीय समीकरण और वोटर्स के दिल में क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक धुरंधर सूरमा रण में अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत के
वादे दावे ठोके जा रहे हैं। सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।